गुड इवनिंग क्लास। और बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के पर्पज से मैं आजकल जो है वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिससे कि बच्चों को बहुत सारे बच्चों के मैसेज रिसीव होते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कि सर थोड़ा सा जो है आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है थोड़ा सा आप हमें जो है अपने चैनल के माध्यम से हम तक पहुँचाएं, जिससे कि हमें थोड़ी सी जो है हेल्प मिल जाए अपने एग्जाम्स के लिए। तो अभी आपका मैथ्स का एग्जाम हो गया और सुनने में आया काफी अच्छा पेपर उसका आया था, सभी का अच्छा हुआ है, ऑलमोस्ट 80% छात्रों का। तो होप सो कि आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है और पहला पेपर आपका थर्मल फिजिक्स है वो भी अच्छा रहेगा। कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी ईबीएस के पेपर के रिगार्डिंग कि सर ईबीएस का जो पेपर है वो क्या थ्योरेटिकल होगा या फिर आपका एमसीक्यू पैटर्न में होगा। तो मैं ऐसे छात्र छात्राओं का जो है डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ईबीएस का जो पेपर होता है वो बीएससी सेकंड और थर्ड ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं होता है। बीएससी सेकंड में जिसका क्वालिफाई नहीं हो पाता है किसी कारणवश, वो फिर उस पेपर को थर्ड ईयर में क्लियर करने की कोशिश करता है, और थर्ड ईयर में भी यदि किसी कारणवश वो क्लियर नहीं कर पाता है तो फिर उसकी मार्कशीट जो है अटक जाती है, क्योंकि वो पेपर जो है कंपलसरी है और आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए वो पेपर रखा गया है। हालांकि उसके जो मार्क्स है वो आपके परसेंटेज में नहीं जुड़ते हैं, जस्ट वो क्वालिफाइंग पेपर है और आपका थ्योरेटिकल पेपर है। वो 3 घंटे का पेपर होगा, आपको लिखना, उसमें लिखना पड़ेगा आपको, आप अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लिख सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है और पेपर थ्योरेटिकल होगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है थर्मल फिजिक्स। ये थर्मल फिजिक्स है आपका, और थर्मल फिजिक्स की ये यूनिट फर्स्ट है। मैं टोटल आपके पूरे जो पेपर जो फर्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसमें जो है आपका टोटल 21 क्वेश्चंस आपके मैंने छांट के रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 21 क्वेश्चंस अगर कोई बच्चा करके जाता है तो मैं समझता हूँ कि 70 या 80% मार्क्स उसके कहीं नहीं जा सकते हैं। वो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस बोर्ड के हेल्प से जो है यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें देखो पहली यूनिट है आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर चैप्टर का नाम ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पुटअप करेगा वहां पे कि डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पूछा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कीजिए एंड डिराइव गैस इक्वेशन और वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है उसके लिए वो डेरिवेशन वो पूछेगा वहां पे, तब जाके वो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आपको पता है कि वर्क डन उसमें हम निकाल के आता है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कुछ एक्सप्रेशन निकल के आता है, ये एडियाबेटिक इक्वेशंस होती है। तो ये आपको जो है यहाँ पे प्रूव करना है, हमने क्लास में भी करवाया है, अगर क्लास में जो बच्चे आते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके वहां 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करना है, तो आप वहां अपना 6-7 लाइन 7-8 लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं विद फिगर से आप बताओगे कि कैसे जो है वहां पे आपका जो है एडियाबेटिक वॉल जो है कैसे डाइथर्मिक वॉल से सेपरेट होती है एंड ऑल। तीसरा क्वेश्चन है आपका डिराइव वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, उस केस में आपको उसका वर्क डन निकालना है और उसकी इंटरनल एनर्जी जो है उसमें कितना चेंज आता है वो आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है वहां पे आइसोथर्मल के केस में। चौथा क्वेश्चन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, इसे कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। या तो वो लिख देगा वहां पे क्वेश्चन आप पूछेगा कि डिराइव मेयर्स फॉर्मूला फॉर गैसेस, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, प्रूव दैट। Cp जहां पे है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R होता है आपका गैस कांस्टेंट। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, हैंस एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, कि फर्स्ट लॉ में क्या क्या कमियां रह गई थी जिसके कारण जो हमें सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की तरफ जाना पड़ा, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है इसके कंसेप्ट को समझाइए। तो ये वो क्वेश्चंस है जो कि फर्स्ट यूनिट से आपके बनते हैं और ये क्वेश्चंस आपको करके जाना है। इसी तरह से आपकी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। थर्ड यूनिट से पहला क्वेश्चन है एस्टेब्लिश मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। सभी को पता है मैक्सवेल ने अपनी 4 रिलेशन दी है थर्मोडायनेमिक्स में, वो चारों को आपको जो है डिराइव करना आना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिराइव क्लासियस-क्लैपेरियन लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लासियस-क्लैपेरियन लेटेंट हीट इक्वेशन आपको डिराइव करनी है, और इसी क्वेश्चंस को वो ऐसे भी पूछ सकता है, डिराइव dp अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन T V2 माइनस V1।
एक्चुअली ये क्या है, ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। तो डायरेक्ट रिजल्ट देके भी पूछ सकता है कि इसको डिराइव करो, और ऐसे ही पूछ सकता है कि डिराइव क्लासियस क्लैपेरॉन रिलेटेड इक्वेशन। तो उस केस में भी आपको ये आना चाहिए, आपको ये डिराइव करना आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल T डेल P अपॉन डेल T एट V डेल B अपॉन डेल T एट P। ये आपको डिराइव करना और प्रूव करना आना चाहिए। कैसे शो करोगे आप कि Cp माइनस Cv जो है इसके इक्वल है। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है इस थर्ड यूनिट का, शॉर्ट नोट ऑन जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है विस्तृत में बताइए। तो इसका शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए आपको, एक जनरल आइडिया आप दोगे कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है। तो इसी तरह से अब दो यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट और थर्ड वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आपके सिलेबस में एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इसका आपको स्टेटमेंट के साथ साथ आप इसे प्रूव भी करना पड़ेगा कि किस तरह से जो है लैम्डा एमटी इक्वल टू कांस्टेंट आता है। तो आपका इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, नहीं किया है तो आप अब करेंगे, लेकिन इसको आप करके जाएंगे जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन रेली जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। इसको जस्ट एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा इसका एक आपका फिगर बनता है और कहता क्या है, इसका आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। क्या पता ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछ लें और क्या पता लॉन्ग में भी पूछ लें। वी कांट से एनीथिंग बट ये और दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट 4 दैट इज डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर। आपके इसमें एक इसी 4th यूनिट में टॉपिक है प्लैंक्स के बारे में। तो प्लैंक्स के बारे में टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि एवरेज एनर्जी जो है प्लैंक्स ऑसिलेटर की क्या होती है। अब हमें पता है कि एवरेज एनर्जी क्या होती है, एच न्यू अपॉन e की पावर एच न्यू अपॉन KT माइनस 1। तो इस तरह से जो है आपको ये प्रूव करना है, इसके लिए एक्सप्रेशन। दिस इज द लास्ट यूनिट, यूनिट 5th। इसमें पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन मीन ट्री पाथ। मीन ट्री पाथ पे जो आपका शॉर्ट नोट आपको आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, डिफाइन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आप इसे डिराइव नहीं करेंगे, जस्ट डिफाइन कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, और इसका एप्लीकेशन है एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी है, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को आप डिफाइन करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ सेकंड यूनिट बची है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आप जब भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, पढ़ते हो, तो आप जो है सिलेबस अपने सामने रखिए और उसके अनुसार अपने टॉपिक्स जो है कवर करें। क्योंकि सिलेबस जब पेपर बनता है तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनता है, सिलेबस से बाहर हम नहीं जाते और ना ही वो पेपर बनाने वाला जाता है। दूसरी बात, आपके इसमें टोटल जो है 5 यूनिटें हैं, हमेशा पूरा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं। स्मार्ट वर्क करने का कहने का मतलब है, यदि आपके उसमें टोटल 5 यूनिट्स है तो 5 यूनिट पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको वहां चॉइस मिलती है क्वेश्चन को छोड़ने की। शॉर्ट क्वेश्चन आप करते हो, वहां भी कहते हैं कि 5 में से 4 करो या 3 करो। इसी तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे भी चॉइस देते हैं छोड़ने की कि आप क्वेश्चंस को 6 में से 3 करो या 4 करो। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि 5 यूनिट पढ़ो मत, आप उसमें से 4 यूनिट पढ़ के जाओ। लेकिन वो 4 ऐसे पढ़ के जाओ कि यदि उसमें से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता है वहां, तो आप उसे कर सको। उस केस में कहूंगा कि इस यूनिट को छोड़ दो, 1 यूनिट को। और यदि आप इतने सक्षम नहीं है कि उस 4 यूनिट से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप अटक जा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की। अब लास्ट यूनिट रह गई है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट को मैं लास्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट यूनिट जो है एग्जाम का पर्पज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन भी बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं और ये आपको सारे करके जाने हैं। जिन्होंने ये क्वेश्चन सारे कर लिए समझ लो उसका हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा वहां पे कि दोनों में अंतर क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। कम से कम आपको 4 पॉइंट लिख के आना है अंतर कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन करके जाना है शॉर्ट नोट के, तो शॉर्ट आंसर के लिए। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चूंकि इस यूनिट का नाम ही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ, ठीक है। यदि यूनिट का नाम ही सेकंड लॉ है तो ऑब्वियसली वो सेकंड लॉ से क्वेश्चन पूछेगा, पुट करेगा। तो क्वेश्चन अगर पुट करेगा तो आपको ये आना चाहिए कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना, और किसके टर्म्स में एक्सप्लेन करना है, एंट्रोपी के टर्म्स में।
एक तो होता है नॉर्मली कि सेकंड लॉ क्या कहता है, तो सेकंड लॉ क्या कहता है भाई कि कोई भी हीट इंजन जो है आपका इतना एफिशिएंट नहीं होता है कि पूरी की पूरी हीट को जो है वर्क में कन्वर्ट कर दे, मतलब 100% एफिशिएंट कोई भी हीट इंजन नहीं होता है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा जो है एंट्रोपी के टर्म्स में, तो ये आपको दोनों आना चाहिए, एंट्रोपी के टर्म्स में भी और उसके टर्म्स में भी। तीसरा क्वेश्चन है आपका डिफाइन एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या कहती है, ठीक है। फिर आगे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी हम कहते हैं कि एंट्रोपी जो लगातार इंक्रीज हो रही है हमारी यूनिवर्स की, तो इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे जो है ये एंट्रोपी जो है आपकी इंक्रीज हो रही है, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए वहां पे, यदि क्वेश्चन ये आता है तो। फोर्थ क्वेश्चन, कैरनॉट हीट इंजन एंड एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। कैरनॉट हीट इंजन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% वो आपसे पूछेगा। कैरनॉट हीट इंजन, हमने कैरनॉट साइकिल पढ़ा है ना, उसकी पहली स्टेज आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 4 स्टेज आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद वर्क डन निकालोगे, फिर उसकी एफिशिएंसी निकालोगे। एफिशिएंसी क्या होती है इसकी, एफिशिएंसी होती है एटा इज इक्वल टू 1 माइनस के Q2 ओवर Q1, या फिर टेम्परेचर का टर्म होती है 1 माइनस के T2 ओवर T1। तो एफिशिएंसी आपको निकालनी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा आपसे, ना कि 2 नंबर में। इसी तरह से व्हाट इज नॉन्स्ट हीट थ्योरम, नॉन्स्ट हीट थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये इस नाम से पूछ सकता है, यदि इस नाम से आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, कि जब प्रोसेस रिवर्सिबल होती है उस केस में एंट्रोपी में क्या चेंज आता है, और जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है तो उस केस में एंट्रोपी में क्या चेंज आता है। तो ये वो टोटल 21 क्वेश्चंस थे आपके इस थर्मल फिजिक्स के पेपर से रिलेटेड, जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किए हैं। आपको ये टोटल 21 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अभी तक किसी ने नहीं पढ़े हैं, 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं ना पढ़े हो, तो उसे पढ़ के जाएं, टाइम निकाल के जाएं। एक हल्का सा भी आइडिया अगर है आपके पास और वो क्वेश्चन अगर वहां आ जाता है तो आप उसे कर जाओगे आराम से। फिर भी जो टोटल क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं बोर्ड पे, इनमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इस वीडियो पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप उनको पोस्ट करें कि सर मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत है, या मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, या इसके डेरिवेशन में दिक्कत है, तो मैं उस कमेंट्स को देख के मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपके पेपर से पहले मैं उसको डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है अपने जो भी आपके भाई बंधु हैं बीएससी में सेकेंड ईयर में उन तक शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आपके जो भी डाउट्स है आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आज के लिए इतना रहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।